नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस हफ्ते की कुछ मेजर न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा था बिजनेस लाइन में, जहाँ ये बताया गया है कि मार्केट तो इस समय पीक पे है, लेकिन 5 में से केवल एक ही स्टॉक जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई पे है। तो दोस्तों ये एक्चुअली पेड आर्टिकल है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर यही जो बताया गया है कि किस तरीके से जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे होने के बावजूद काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, मैं अपने ट्विटर पे भी आपको बता चुका हूँ कि पैसा जो है वो मिड और स्मॉल कैप से लार्ज कैप स्टॉक्स में डाला जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी दर्शकों की क्वेरीज भी थी, जिसकी चर्चा हमने पहले एक वीकली वाणी में की थी, एक पर्टिकुलर वीडियो में भी की थी, कि जहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई पे है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो शायद मूव नहीं कर रहा, या वो इस समय रेड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे जुलाई में IIP की जो ग्रोथ थी वो 11.5% थी, और ये जो है ये एक रिकवरी की निशानी है, लेकिन ये ग्रोथ का जो नंबर है बेसिकली वो लो बेस इफेक्ट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पिछले साल हमें डी ग्रोथ देखने को मिली थी, जैसा कि यहाँ पे चार्ट के अंदर भी दिखाया गया है। तो लेकिन कोई भी नंबर पॉजिटिव हो वो अच्छी खबर है स्टॉक मार्केट के लिए, कंपनीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो ये ग्रोथ है ये एक वेलकम साइन है। दोस्तों अब चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा निवेशकों के द्वारा डाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगभग 22% कंट्रीब्यूशन करते हैं, HNIs जो है वो 62% कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं दोस्तों ये जो इंटरनेशनल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसको मैं काफ़ी समय से आपको इसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ, इसके बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक जिसको कह लीजिए कि अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अगर आप किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो वो हमेशा जो है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस रखते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप अपना 100% पोर्टफोलियो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट में जो है इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आपको एक परसेंटेज जो है हमेशा अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रखना चाहिए, और यहाँ पे अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे देश जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AUM जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये ब्रेकअप भी यहाँ पे दिया गया है। इस समय ख़ास तौर पे HNIs जो हैं, जो कि ज़्यादा इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर भी इसके प्रति जागृति आ रही है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है, एक अच्छा संकेत है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि फोर्ड जो है वो इंडिया में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा। तो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिकली वो कंपनीज जो कि यूटिलिटी व्हीकल स्पेस में है उनको फोर्ड के एग्जिट से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में रीजंस भी दिए गए हैं कि फोर्ड ने इंडिया में अपनी प्रोडक्शन क्यों बंद की, या वो इंडिया को क्यों एग्जिट कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, जहाँ पे बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों एक और अच्छी खबर आ रही है, इसकी चर्चा हमने पहले वाले एक वीकली वाणी में भी की थी, जहाँ पे जो कैन जो इंग्लैंड की UK की कंपनी है उन्होंने इंडिया की जो ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज़ करने के लिए लिटिगेशंस दी थी फ्रांस में, US में। लेकिन दोस्तों अब जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है जिसको विड्रॉ कर लिया गया है, उसके बाद कैन ने
$1 बिलियन का रिफंड ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। काफ़ी अच्छी खबर है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो यूके बेस्ड कैन एनर्जी है, उन्होंने कहा है कि वो अपनी सारी लिटिगेशंस को ड्रॉप कर देंगे जो भी उन्होंने इंडियन प्रॉपर्टीज़ को सीज करने के लिए डाली हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज़ आ रही है, आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि बैंक्स के जो एनपीए हैं वो स्टेबल हैं जून क्वार्टर में और मैनेजेबल हैं। और ये जो है एक अच्छी खबर है बैंक्स के लिए। अगर एनपीए स्टेबल हो जाएं तो एनपीएस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीएस हैं बैंकिंग सिस्टम में, ये ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का नंबर है 7.5%। और यहाँ पे जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंक्स जो हैं, नॉन बैंक लेंडर्स जो हैं, उनका नंबर इससे भी कम है। इसलिए आपने देखा होगा कि एनबीएफसीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो अपने एनपीएस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसी से संबंधित एक और अगली न्यूज़ के ऊपर। तो बेसिकली मुद्रा लोन्स के बारे में दोस्तों हम पहले भी अपने चैनल पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है स्मॉल यूनिट्स पे। और मुद्रा लोन के जो एनपीएज हैं पीएसयू बैंक्स में वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से बैंक का कितना एक्सपोजर है मुद्रा लोन्स के अंदर। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल बताया गया है, महाराष्ट्र के अंदर जो एसबीआई के एनपीएज हैं मुद्रा लोन्स पे वो 59% है जो जून एंड हुआ 2021 में। कैनरा बैंक दोस्तों 114.35% है झारखंड में। तो यहाँ पे जो मुद्रा लोन की रिकवरी है वो इस समय काफ़ी जो है दिक्कत में दिखाई दे रही है। और बेसिकली मुद्रा लोन होता क्या है इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी बताया गया है। ये कोलैटरल फ्री लोन होता है 10 लाख रुपए तक का, जो नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी डिसबर्समेंट्स हैं वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये जो डिसबर्समेंट्स हैं 3.29 लाख करोड़ थी 2019-20 में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर इसके अंदर मान लीजिए 50-60% भी डिफ़ॉल्ट होता है तो लगभग 150 लाख करोड़ के आसपास का एनपीए यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में जो मुद्रा के एनपीएज हैं, कुछ प्रमुख स्टेट्स जहाँ पे ये हाई है एनपीए का लेवल, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में आपको और अधिक जानकारी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है कि जो 2021 के अंदर 21 कंपनीज जो हैं वो 1 ट्रिलियन एम कैप क्लब के अंदर शामिल हो चुकी हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अदानी ग्रुप की हैं, उनकी 5 कंपनीज हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में। टाटा ग्रुप की 4 कंपनीज हैं। और यहाँ पे ये जो नंबर है दोस्तों पिछले साल से 28 के मुकाबले अब 47 हो गया है। तो यहाँ पे उन सभी कंपनीज के नाम दिए गए हैं जो कि इस पर्टिकुलर क्लब का हिस्सा हैं। और यहाँ पे कौन सी महत्वपूर्ण कंपनीज इस पर्टिकुलर क्लब में शामिल हुई हैं इस साल, जो 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल हुई हैं। कुछ की चर्चा मीडिया में होती रहती है, कुछ की चर्चा मीडिया में नहीं होती। तो आप देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पीएसयू स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे पीएसयू कंपनीज के अंदर एनटीपीसी और बीपीसीएल की री एंट्री हुई है इस क्लब में, और पावर ग्रिड भी इस क्लब में आ चुका है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओएनजीसी, 2 जो दूसरी पीएसयू फर्म्स हैं वो इस क्लब में प्रेजेंट हैं। तो पीएसयू कंपनीज की इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है इस क्लब में, लेकिन कुछ चुनिंदा पीएसयू कंपनीज इस पर्टिकुलर क्लब का हिस्सा हैं। दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली कुछ मिनटों के अंदर, मतलब 330 बिलियन वाइप ऑफ हो गए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में। बिटकॉइन का ये एक सबसे वर्स्ट डे था मई के बाद, और यहाँ पे दोस्तों ये केवल कुछ मिनटों के अंदर हुआ। तो अगर आप
एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ने $10,000 जो है की वैल्यू एक क्रिप्टो करेंसी ने, बिटकॉइन ने 24 घंटे से कम के अंदर लूज कर दी। अगर आप यहाँ पे आर्ली चार्ट फॉलो करते हैं या 5 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो गिरावट हुई इसके अंदर $7,000 की जो गिरावट हुई वो केवल 2 घंटे के अंदर हुई। यहाँ पे आर्ली चार्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स भी आप देख सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पे इसका जो एक सपोर्ट लेवल है वो $46,000 के पास है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो ये आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि किसी ने एक बहुत बड़ा अमाउंट, किसी बड़े निवेशक ने एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे सेल ऑफ किया और कुछ मिनटों के अंदर जो है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का रेट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ गया। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है यूको बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए। आरबीआई ने यूको बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। तो इसका कारण जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये 4 साल से ये बैंक जो है पीसीए के अंदर था और यहाँ पे अब जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होती जा रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस भी कम हो रहे हैं और उस समय जब 4 साल पहले इसको पीसीए में डाला गया था उस समय नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स था। तो यहाँ पे यूको बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि ये बैंक जो है पीसीए से बाहर आ चुका है और इनके ग्रॉस एनपीएस के अंदर भी काफ़ी अच्छी, जिसको कह लीजिए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और इसके ग्रॉस एनपीए जो हैं वो 9.59% हो चुके हैं, पहले ही 16.77% थे और नेट एनपीए भी 5.4% से 3.9% हो चुके हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो एनपीएस कम हो रहे हैं, यहाँ पे ये पूरी 100% क्लियर नहीं है कि इसमें रिकवरी कितनी हुई, इसमें राइट ऑफ कितना हुआ। तो हम पहले भी वीकली वाणी के एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि 8 लाख करोड़ के आसपास जो बैड लोन्स हैं उनको राइट ऑफ किया गया था। ये अमाउंट अगर हम कंपेयर करें, मैं एग्जैक्ट नंबर जो है आने वाले किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन ये अमाउंट ऑलमोस्ट 80% के आसपास था जो ग्रॉस या जिसको कह लीजिए एनपीएस के नंबर थे कुछ साल पहले, लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास, जो कि आरबीआई की एक रिपोर्ट में हमने एक वीडियो में डिस्कस किए थे। तो उसमें आप कह सकते हैं कि 80-85% जो अमाउंट है या एनपीएस हैं उनको राइट ऑफ कर दिया गया। तो ऑब्वियसली इससे बैंक की बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और एनपीएस कम होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि यूएस स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो बेसिकली इसका कारण था जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्लो हो रही है, या जिसको कह लीजिए कि उसकी ग्रोथ की दर जो है वो कम हो रही है। इस वजह से ग्लोबल क्यूज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा वीक थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे। तो इस आर्टिकल के अंदर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों लास्टली पर्सनल फाइनेंस पे एक अच्छी खबर आ रही है। जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी। उससे पहले जो नॉर्मल डेडलाइन होती है वो 31 जुलाई 2021 होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो डेडलाइन बढ़ाई गई है इसका जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं उसको बताया जा रहा है कि इस वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेडलाइन को बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों सभी के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ी है। आप यहाँ पे जो इनकम टैक्स का या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनका जो सर्कुलर है एक बार उसको ध्यान से पढ़ लें कि आपके लिए कौन सी डेट जो है वो लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। तो दोस्तों जहाँ तक मेजर इवेंट्स की बात की जाए, इस हफ्ते 2 मेजर इवेंट्स हैं। एक सीपीआई का डेटा रिलीज़ किया जाएगा कल शाम को 5:30 बजे। मार्केट बंद होने के बाद मार्केट इस पे ज़रूर रिएक्ट करती है, आपने पास्ट में भी देखा होगा। और इसके अलावा दोस्तों जो WPI का डेटा है इन्फ्लेशन का वो आपका ट्यूसडे को डिक्लेयर किया जाएगा दोपहर 12 बजे। इसके अलावा और कोई मेजर इवेंट नहीं है इस हफ्ते और मुझे उम्मीद है
कि ये आने वाला हफ्ता आपके लिए मार्केट में प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक की ऑप्शन वीडियो के नीचे दी गई है। और दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीकली वाणी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।